जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज ये जो सब पहलवानों को जो धरना पिछले 15 दिनों से चल रहा है जंतर मंतर पे, इस पे कुछ चर्चा करेंगे विस्तार से और गहराई से। और जो आरोप लगाने वाली लड़कियां हैं, पहलवान हैं हमारी, उनकी मतलब उनके पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों और कुछ सालों की एक्टिविटीज का, उनके क्रियाकलापों का विश्लेषण करेंगे। देखिए, सैकड़ों हजारों पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस इस वक्त पब्लिक डोमेन में हैं, जिसमें ये तीनों लड़कियां, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता और ये बजरंग पूनिया जैसे लोग, ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ब्रजभूषण शरण सिंह की दिल खोल के मुक्त कंठ से सार्वजनिक मंचों से निजी बातचीत में तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ भी कोई ऐसे वो डॉक्टर्ड, वो ना ट्यूटर्ड वीडियोस नहीं है कि साहब हमने आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी और वो बोल रहे हो। भाई, दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर्स। और ट्यूटर्ड वीडियोस जो हैं, रटी रटाई बात बोलने वाले, तो पकड़ में आ जाते हैं। बहुत जो उच्च दर्जे के जो अभिनेता हैं अभिनय जगत के, वही रटी हुई बात जो है सफाई से बोल पाते हैं। उसमें भी सब नहीं बोल पाते हैं। जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के, तो ये अगर WFI की और ब्रजभूषण शरण सिंह की तारीफ एक वीडियो में कर रहे हैं और धारा प्रवाह बोल रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि नहीं सच बोल रहे हैं, अटक के नहीं बोल रहे हैं, सोच के नहीं बोल रहे हैं, जो दिल में आ रहा है वो बात जुबान पे आ रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों पिक्चर्स, वीडियोस अब इस वक्त पब्लिक के सामने सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। हम सबने देखे, मैंने, आपने सबने देखे। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये 19 जनवरी को, 18 या 19 जनवरी को जंतर मंतर पे धरने पे बैठ गए। और जब धरने पे बैठे हैं ये 11 बजे के आसपास, और 11 बजे के आसपास ये सिर्फ मेंटल टॉर्चर, दुर्व्यवहार, तानाशाही और मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के आरोप लगा रहे थे। 11 बजे से जब इन्होंने धरना शुरू किया, अचानक 3 बजे आरोप बदल गया और उसके बाद से पूरे इनके आंदोलन की दिशा ही बदल गई। तो आखिर 18 जनवरी, 19 अच्छा, एक बार और बता दूं, जिस दिन ये धरने पे बैठे हैं जंतर मंतर में, उससे मात्र हफ्ता 10 दिन पहले बाकायदे बड़े बड़े गुलदस्ते लेके फेडरेशन के ऑफिस गए थे और अध्यक्ष जी से मिलके आए थे, ऐसा मुझे बताया गया है। तो फिर अचानक 10 दिनों में क्या बात बिगड़ गई कि ये इतने बड़े आरोप लगाने लगे? अच्छा, अब सवाल पब्लिक में ये उठ रहा है कि साहब, इतने साल तक आप इनकी शान में कसीदे पढ़ते थे, इनकी तारीफें करते नहीं थकते थे। इसके बाद आप इनके साथ जो फोटोग्राफ्स खिंचा रखी हैं आपने इनको फैमिली फंक्शंस में इनवाइट किया हुआ है। आप इनके फैमिली फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनके दूर के रिलेटिव्स, मतलब इनके बेटे की ससुराल जो गोरखपुर में है, वहां पे साक्षी मलिक गई हुई हैं और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ फोटोग्राफ खिंचा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन में। तो साहब, अब पब्लिक तो एक सवाल पूछेगी ना कि भैया वो सब क्या था पिछले 7-8 साल,
जब सब कुछ अच्छा था और आप इनके साथ एकदम खुशनुमा माहौल में फोटोग्राफ खिंचाती थी, हंस हंस के, मुस्कुरा के, और इनको अपनी सारी सफलता का श्रेय, कुश्ती जगत की सभी सफलताओं का श्रेय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और ब्रजभूषण शरण सिंह को देती थी ना, तो पब्लिक सवाल पूछ रही कि आप तब झूठ बोलती थी या अब झूठ बोलती हैं? तो साहब देखिए, एक ये जो अपराध शास्त्र है ना, इसमें एक स्पेशलाइजेशन की ब्रांच है, उसको क्रिमिनल साइकोलॉजी बोलते हैं, क्रिमिनोलॉजी भी बोलते हैं, कि एक व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त क्या है। जैसे ये आपका जो नार्को टेस्ट होता है, इसमें क्या, इसको कैसे मशीन पॉलीग्राफ जो है वो कैसे जज करता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप चूंकि झूठ बोल रहे हैं, तो आपके शरीर में एक किस्म का तनाव आ जाता है। वो तनाव आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, और आपकी बॉडी अंदर से उसी तनाव को दर्शाती है। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न, सांस लेने की लय, गति बदल जाती है ना। और एक मशीन है जो आपके बॉडी झूठ बोलने पर आए हुए चेंजेस को, जैसे एक सवाल ऐसा पूछा जाता है जिसमें आप सच बोलते हैं, तो उस वक्त वो सवाल सुन के और जवाब देते समय आपके वो ना धुकधुकी लगी रहती है जो, तो उस वक्त कोई, चूंकि आप सच बोल रहे हैं तो कोई धुकधुकी तो लगी नहीं होती। पर जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी बॉडी बता देती है कि नहीं भाई, इसका बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो बिहेवियर है और उसके बाद एक्सटर्नल फेस के जो एक्सप्रेशन हैं वो बदल जाते हैं। तो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स को, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर के एक्सपर्ट्स को बुलाती है, उनकी सेवाएं लेती हैं। और उसमें क्या होता है कि आपकी पुरानी वीडियोस, 6 साल पुरानी, 7 साल पुरानी वीडियोस और फोटोग्राफ्स उन एक्सपर्ट्स को दिखाई जाती हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि अच्छा बताइए, ये लड़की इस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचा रही है और हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तो इज शी रिलैक्स्ड या इज शी टेंस? इस वक्त इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, इस वक्त इसके चेहरे के भाव क्या है ना। मतलब इवन आंखों की पुतलियां कितनी खुली हैं, मुंह का बिहेवियर कैसा है, मुंह कितना खुला है, नाक के नथुने फूले हैं, पिचके हैं। तो जो बिहेवियरल एक्सपर्ट्स है ना, वो इन तमाम छोटी छोटी चीजों को, जो आपके फोटोग्राफ्स का है ना, उसको बहुत बड़ा फ्रेम बना के एकदम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और फिर अपनी राय देते हैं कि नहीं नहीं, इस वक्त ये फोटो खिंचाते वक्त थोड़ी खिंची खिंची थी है, देखिए ये इस व्यक्ति से थोड़ा दूर खिसक रही है, या नहीं नहीं, ये तो देखिए बड़ी रिलैक्स है, ये इस व्यक्ति से एकदम सटी हुई है, ये जो बातें कर रही है तो इसके चेहरे पे बिल्कुल तनाव नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसकी आंखों में देखिए ये भाव है, इसके चेहरे पे ये भाव है, इसकी मुस्कुराहट ऐसी है। तो वो जो क्रिमिनल साइकोलॉजी का जो एक्सपर्ट होता है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी सोच उस वक्त क्या है इसका एनालिसिस करता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को, खिलाड़ियों को, उनके पेरेंट्स को, उनके शुभचिंतकों को ये बात बता देना चाहता हूं कि आज देश की जनता एक सवाल पूछ रही है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया उस दिन झूठ बोल रहे थे जब वो WFI और ब्रजभूषण शरण सिंह की तारीफ कर रहे थे, या आज झूठ बोल रहे हैं जब इन पे ये आरोप लगा रहे हैं? और इसका जवाब आपको इन्वेस्टिगेशन में, और अगर ये मुकदमा, मैं बोल रहा हूं अगर ये मुकदमा ट्रायल में गया, तो वहां देना पड़ेगा।
और ये आपके खिलाफ एक एविडेंस का काम करेगा कि ये देखिए, तब आपने ये कहा था, आज आपने ये कहा। अच्छा, अब जरा आरोपों पे आ जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब जंतर मंतर पे ये पहली बार बैठे थे, उससे पहले सकते हैं, विनेश फोगाट ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा, मी टू मूवमेंट पे जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और हम तो जी पहलवान हैं, मारे को कौन हाथ ला देगा, हमारे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। तो एनालिस्ट जो है ना, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, ये तो उस दिन की वीडियो बताएगा कि ये यहाँ झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी। हालांकि एक बात बताऊं, ये जो ये बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और क्रिमिनल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, इनका जो एनालिसिस है, ये कोर्ट में एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाता। इस पे सजा हो जाएगी ऐसा नहीं होता, या बरी हो जाएगा ऐसा नहीं होता, परंतु विवेचनाधिकारी और जज को एक राय बनाने में मदद मिलती है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक्सपर्ट क्या कह रहा है। भाई, आखिर मुकदमे के दौरान जज अपनी एक राय बनाता है ना, और उस राय को पक्ष और विपक्ष, डिफेंस काउंसिल और प्रोसिक्यूशन के जो वकील होते हैं, वो जज को कन्विंस करते हैं कि दोषी है या निर्दोष है एक्यूज्ड। तो उस राय बनाने में ये क्रिमिनल साइकोलॉजी का जो एक्सपर्ट होता है ना, इसका भी रोल होता है। वो जज को समझा देता है कि नहीं साहब, ये एक्यूज्ड सच बोल रहा है, या जो कंप्लेंट करने वाली महिला विक्टिम है, ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, या एक्यूज्ड झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो उसकी गवाही यहां मैटर कर जाती है। तो आपको ध्यान होगा कि मीटू में तो विनेश फोगाट ने बोला, ना ना, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, हम बहुत ठाडे हैं जी, हमने कौन हाथला देगा। उसके बाद जब ये जंतर मंतर पे बैठे, तो भी उसने कहा, ना 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 ना, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, पर हमारे साथ पीछे जो मंच पे लड़कियां बैठी हैं उनके साथ हुआ है, और बहुत के साथ हुआ है। तब तक ये हजारों की फिगर नहीं आई थी, और तब तक इन तीनों ने स्पष्ट कहा था, संगीता, साक्षी और विनेश ने, ना ना, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर ओवरसाइट कमेटी में गई, तो ओवरसाइट कमेटी में इन्होंने जो है बैड टच के आरोप लगाने शुरू कर दिए। मतलब जंतर मंतर पे बोलते नहीं नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, टीवी के प्रोग्राम में बोलती है, हम, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, परंतु ओवरसाइट कमेटी में इन्होंने बैड टच के आरोप लगाने शुरू कर दिए। और अब जब एफआईआर कराई है, तो उन्हीं बैड टच के आरोपों को थोड़ा गंभीर कर दिया है। पहले बैड टच जो थे वो नाभि में हाथ लगाने तक थे ओवरसाइट कमेटी में। तो इनके जो आरोप जो है ना, आरोपों की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ी है। पहले था बिल्कुल कभी टच नहीं किया मुझे किसी ने, से लेके हल्का फुल्का टच किया, अब बता रहे हैं जी टी शर्ट उठा के ब्रेस्ट को टच किया। तो साहब, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जज तो पूछेगा ना कि जब तो आप ये कह रहे थे, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो, तब आपने क्यों नहीं कहा, अच्छा इतने साल आप चुप क्यों थे। तो इनके पास ना एक तर्क होता है कि तब हम मजबूर थे। तो भैया, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है ना, विवेचना अधिकारी और जज पूछेगा, अच्छा भैया क्या मजबूरी थी। तो इसके लिए ना एक टर्म यूज करते हैं, थ्रेट, आई वॉज अंडर थ्रेट एंड कोर्शन। मतलब मुझे डरा धमका के मजबूर किया गया कि मैं एक्यूज्ड के सामने सरेंडर कर जाऊं। तो साहब, विनेश फोगाट जी एंड साक्षी मलिक, संगीता फोगाट पूनिया, आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया ऐसी क्या मजबूरी थी, आपको अपने करियर को लेके क्या
आशंकाएं थी या क्या असुरक्षा की भावना थी कि आपने एक व्यक्ति के 12 साल तक लंबे चले दुर्व्यवहार, मैं दुर्व्यवहार शब्द यूज कर रहा हूं, आप एक्चुअल शब्द जानते हैं, को बर्दाश्त किया। अच्छा, अगर आप उस वक्त विरोध कर देती, डांट देती या चार पड़ाका मार देती, पटक के थूर देती, कूच देती, थोबड़ा बिगाड़ देती, नाक तोड़ देती, तो आपका क्या बिगाड़ लेता भाई अक्यूज्ड? उस वक्त आपने अक्यूज जब उसने पहली बार आपको टच किया था तो आपने उसको पटक के मारा क्यों नहीं? फिजिकली तो आप स्ट्रांग हैं, तो आप मेंटली इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं? वॉट वॉज द थ्रेट, वॉट वॉज द कोवर्शन? ऐसी क्या मजबूरियां थी कि आपने सरेंडर किया, आपने और आपके हिसाब से 1000 अन्य लड़कियों ने? अच्छा चलिए, मैं ये सवाल आज पब्लिक डोमेन में जनता से पूछ रहा हूं कि अगर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अध्यक्ष जी के इन एडवांसेस या अध्यक्ष जी के सामने ऐसे सरेंडर न करती तो अध्यक्ष जी इनका क्या बिगाड़ लेते? अरे भाई, मैट पे तो तुम मेहनत कर रही थी ना, तो अध्यक्ष जी तुमको कुश्ती हरवा देते? अरे भैया, ये हॉकी और फुटबॉल थोड़ी ना है कि सब मिलके तुम्हारा खेल ही फेल कर देंगे। पता लगा तुमको पूरे मैच में पास ही नहीं मिला, तुमको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि टीम के आप फुटबॉल में 11 लोग खेलते हैं, 9-10 लोगों ने आप तक बॉल ही नहीं आने दी। आप खाली 1 घंटा खाली मैदान में दौड़ते रहे, आपको बॉल ही नहीं मिली, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला। तो ये टीम गेम तो है नहीं, ये तो भैया इंडिविजुअल गेम है। और अध्यक्ष फेडरेशन, यूडब्ल्यूडब्ल्यू या पूरी दुनिया आपके कितने खिलाफ हो जाओ, अगर आप तगड़े हो तो सामने वाले के डैश डैश में हाथ गेर डाल के उसने उल्टा लटका के मोर बना के 3 मिनट में 10-0 कर दोगे, उसकी छाती पे चढ़ जाओगे अगर ठाड्डे हो तो। अच्छा, अगर आपके साथ फेडरेशन दुराव करना चाहेगी तो बहुत करेगी, तो बहुत अगर करेगी तो एक आधा पॉइंट का हेराफेरी करवा देगी ऑफिशियल्स के जरिए। उसमें भी रेसलिंग में आजकल जो है एक एक मूव की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और आपके कोच के पास ये हक होता है कि अगर आपके साथ पॉइंट देने में अन्याय हुआ है तो तुरंत उस सफेद वाला स्पंज भेज फेंक के कुश्ती को रुकवा के रिव्यू मांग लेता है। यह आपका हक है। अगर फेडरेशन के सामने आपने सरेंडर नहीं किया और आपको फेडरेशन जबरदस्ती हरवाना चाहे तो आपका कोच रिव्यू मांग लेगा, सारी दुनिया देखेगी हाँ भाई किसका पॉइंट है किसका नहीं है। तो भैया, अब कुश्ती में बेईमानी करना इतना आसान नहीं रहा, इतना आसान नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि जब वो रिव्यू होता है ना तो ओपनली होता है, सारा स्टेडियम उसको देख रहा होता है, हजारों आदमी, इवन लाइव भी चल रहा होता है, तो पूरा देश दुनिया देख रही होती है कि यहाँ पे किस लाल वाले का पॉइंट बनता था कि नहीं बनता था, ब्लू वाले का पॉइंट बनता था, किसको दे दिया पॉइंट, किसके साथ बेईमानी कर दी ऑफिशियल्स ने। उसके बाद एक और ऑप्शन अभी जिंदा है, मान लीजिए फेडरेशन ने और ऑफिशियल्स ने उस दिन आपके साथ धक्काशाही करी दी, तो आप उस कुश्ती की वीडियो यूडब्ल्यूडब्ल्यू को भेज दो। कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में सतेंद्र मलिक उर्फ मोखरिया पहलवान के साथ यही तो हुआ। वो नहीं कहता जी फेडरेशन ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे पॉइंट बनते थे या पॉइंट्स में जो भी कंफ्यूजन था। फिर वही रिव्यू मांगा गया तो जगबीर दहिया मटिंडू गांव वाले, संजय पहलवान के छोटे भाई, वो एज अ ज्यूरी एज एन एक्सपर्ट उनको बुलाया गया। उन्होंने अन्य 2 कोचेस के साथ प्लस मैच चेयरमैन, जज, रेफरी, ये 5-6 लोग मिलके उस बाउट का उन्होंने रिव्यू देखा और जगबीर दहिया ने
सत्येंद्र मोखरिया के खिलाफ पॉइंट दिया। सत्येंद्र मोखरिया वो कुश्ती हार गया। फिर एक बड़ा अगली सिचुएशन आई, सत्येंद्र मोखरिया वहां जगबीर मिठिंडू से लड़ने पहुंच गया, फिर थपड़न थपड़ी हुए, फिर सत्येंद्र मोखरिया पे बैन लग गया। पर चूंकि एक विवाद हो गया था, इसलिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वो पूरी कुश्ती UWW को भेजी, और UWW की एक टेक्निकल कमेटी होती है, उसने वो कुश्ती देखी फ्रेम दर फ्रेम, और फिर उन्होंने पॉइंट दिए, और फिर उन्होंने बाकायदा मेल लिखी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कि इस कुश्ती को हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने देखा और इसमें ये स्कोर बनता है, और आपके जजेस ने भी यही स्कोर दिया है, आपके रेफरी ने, इसलिए आपकी ऑफिशिएटिंग एकदम सही है। हो गया ना दूध का दूध पानी का पानी। तो विनेश फोगाट जी, ये सारे ऑप्शंस तो आपके लिए भी खुले थे। तो ऐसा क्या कर देती फेडरेशन कि आपका करियर खराब कर देती, इसलिए आपको इस प्रकार के कंप्रोमाइज करने पड़े, वो भी 12 साल तक? ये सवाल तो मैं आज पूछ रहा हूं आपसे, देश पूछ रहा है। ये आप कहती हो ना कि हम तो जी बहुत मजबूर थे, हमारी मजबूरियां थी। साक्षी मलिक ने कहा कि हमारी मजबूरी थी, अगर हम इसको अपने ब्याह में नहीं बुलाते तो ये हमारा नुकसान कर देता। भाई वो नुकसान बताओ तो सही देश को। अच्छा, तुमने कंप्रोमाइज किए, ये तुम खुद कह रही हो ना। आखिर आप लोगों में से ही तो किसी एक लड़की ने आरोप लगाया है ना कि मैं वहां अंदर गई तो फिर टी शर्ट उठा के, देख जी ने ये किया। आप टी शर्ट उठा के आदमी क्या करता है, ये तो आपको भी पता है। तो फिर उसके बाद फायदा क्या हुआ आपके करियर में, ये भी तो बताओ। कि जब आपने ये कंप्रोमाइजेस किए तो आपको अध्यक्ष जी ने कैसे फायदा पहुंचाया? आप कहती हो ना नहीं करती तो नुकसान कर देता, अब आपने किया, आप खुद कह रहे हो, तो फायदा क्या क्या हुआ? तो आप दबी जुबान में कहीं ये तो नहीं कह रहे हो कि आप जो यहां तक पहुंची हैं और इतने सारे मेडल लेके आई हैं, इसमें आपके उन कंप्रोमाइजेस का भी रोल है? हम नहीं कह रहे। राम 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 राम, मैं तो कान पकड़ो भाई, इसी बात कहते आप कह रहे हो जी। अच्छा, 1000 लड़कियों ने जो कंप्रोमाइज किया आपकी भाषा के अनुसार, आपके आरोप के अनुसार, उन्होंने क्या हासिल कर लिया भाई, जरा ये भी बताइए। आप कह रहे हो ना 1000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, तो आखिर उन 1000 लड़कियों ने कुश्ती जगत में क्या हासिल कर लिया? और जिन्होंने कंप्रोमाइजेस नहीं किए, और ये आपके अलावा, आप 2-3 लड़कियों के अलावा जो बाकी 150 एकम्प्लिश्ड रेसलर्स हैं इंडिया की, उन्होंने जो इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो अपनी मेहनत के बल पे की हैं या उन्होंने भी कंप्रोमाइजेस किए थे? अगर उन्होंने नहीं किए कंप्रोमाइज, तो फिर वो कैसे ऊपर आ गई? इसका मतलब बिना कंप्रोमाइज के भी आदमी ऊपर आता है ना। और आपने तो खुद ही अपनी उपलब्धियों पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया हुआ है। तो भाई आप इतनी एकम्प्लिश्ड रेसलर इसलिए बने क्योंकि यू वर कंप्रोमाइजिंग। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपने जो आरोप लगाए उनसे ये प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, और देश जानना चाहता है। इसलिए अब आप सवालों के घेरे में हैं। यू आर इन द लाइमलाइट। इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की चल रही है। आज FIR दर्ज हुए, मतलब कनॉट प्लेस पुलिस को कंप्लेंट मिले हुए 16वां दिन है शायद, और FIR दर्ज हुए 12वां-13वां दिन है। 13 दिनों में अब तक दिल्ली पुलिस ने किसी भी एक्यूज्ड को 41 का नोटिस नहीं दिया है। 41 का नोटिस मतलब उनको यह कहना कि आइए आपके खिलाफ कंप्लेंट है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, थाने में आके बयान दीजिए। अब तक नोटिस तक नहीं दिया, क्योंकि वो अभी तो आपके आरोपों की जांच कर रही है।
मुझे यह सूचना मिली है कि आपके आरोपों की पुष्टि करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम रांची हुई है और एक टीम बेल्लारी हुई है। अपने सूत्रों से मैं भी पता लगा रहा हूं कि आप लोगों ने एक आरोप लगाया था ना कि नेताजी जहाँ खिलाड़ी ठहरते थे उसी होटल में ठहरते थे। अरे भैया, जब नेताजी बाहर जाते हैं ना किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने एज ए फेडरेशन प्रेसिडेंट ऑफिशियल, तो उनके रुकने की सारी व्यवस्था आयोजक करता है। जिस देश में वो टूर्नामेंट हो रहा होता है उसकी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है ना, तो आपके और फेडरेशन ऑफिशियल्स के और टेक्निकल ऑफिशियल्स के रुकने की व्यवस्था ऑर्गेनाइजर करता है। उसमें किसी भी व्यक्ति का, खिलाड़ी का कोई दखल नहीं होता। जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले रूम्स ही अलॉट होते हैं, उसमें जो रूम जिसको अलॉट हो जाता है वहां पे वो आदमी ठहर जाता है। इसलिए आप कहते हैं ना नेताजी रुकते थे, तो वो कहाँ रुकते थे ये तो ऑर्गेनाइजर ने डिसाइड किया होता है। आप उसके लिए आप किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते। और अगर नेताजी ने कह के अपना रूम चेंज कराया कि मुझे तो जी फलानी लड़की के सामने रूम दे दो, तो वो ऑर्गेनाइजर बता देगा, वो गवाही दे देगा। तो जैसे दिल्ली पुलिस रांची और बेल्लारी पता लगाने गई है, वो रोमानिया, तुर्की और बुल्गारिया और मंगोलिया भी चली जाएगी। यहाँ जी आप बताओ, आपने नेताजी, आपने ऑफिशियल्स के लिए कौन से होटल में इंतजाम किया था, खिलाड़ियों के लिए कौन से इंतजाम में किया था, इंडियन टीम कौन से फ्लोर पर रुकी थी, और इंडियन टीम का WFI का अध्यक्ष भी आपने वहीं रोका था, क्यों रोका था? अच्छा, और बाकी लोग कहाँ रुके थे? WFI का अध्यक्ष वहां क्यों रुका था? क्या उसने होटल चेंज की रिक्वेस्ट की थी? बता देगा, गवाही दे देगा। बुल्गारिया वाला तो आपके लिए झूठ नहीं बोलेगा ना, तुर्की वाला, इटली वाला आयोजक। तो सब आपने जो आरोप लगाए हैं ना, उनकी विवेचना होगी। अब तो जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं ना, नाउ यू आर इन पब्लिक डोमेन। अब आप, यू आर अंडर स्क्रूटनी। जैसे दूरबीन में और माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के जांच होती है ना, देखा जाता है ना एक एक सेल, ऐसे एक एक चीज देखी जाएगी। इतना आसान नहीं है। आपने कह दिया चोर चोर और पकड़ लिया और लटका दिया, आपका काम हो गया। अरे भैया, किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को सजा देनी है, किसी को फांसी देनी है, ऐसे थोड़ी ना आपके कहने से दे देंगे। आपके एक एक आरोप की विवेचना होगी, आपके व्यवहार की विवेचना होगी कि आज से 8 साल पहले आप क्या कहती थी, आज क्या कह रही हैं, और आज से 3 महीने पहले क्या कहती थी। आपके आरोप दिन प्रतिदिन बदलते क्यों गए? तो मैं अपने सभी दर्शकों को भी बोल रहा हूँ, भैया मेरी बातों पर जरा विचार करना कि आखिर आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं। थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपको भी लग रहा होगा। काफ़ी लंबी होगी वीडियो, हाँ 28-29 मिनट की होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।